चलिए बच्चों, नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन आपका वही 2023 वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी कैपेसिटर के। तो 6th क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 फैराड चार्ज टू पोटेंशियल वी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लो भाई बना लेते हैं। ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। सी की वैल्यू कितनी है? 2 फैराड, बाद में रख लेंगे। चलो, अब इसको वी पोटेंशियल तक चार्ज कर दिया, तो इस पे पोटेंशियल दे दिया हमने वी। ठीक है, अब द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज E1। इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है E1, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी? हमें फॉर्मूला पता है, हाफ CV²। तो E1 की वैल्यू तो आ गई हाफ CV²। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को इसी के जैसे एक और कैपेसिटर के साथ हमने लगा दिया। देखो सवाल बन गया ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। एक कैपेसिटर ये था, इस पे पोटेंशियल V है, और इसको हमने बिल्कुल इसी के जैसे एक और कैपेसिटर के साथ लगा दिया, ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब एक चार्ज कैपेसिटर को पैरेलल में, देखो पैरेलल में बोला इसने, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में जब हम लगाते हैं दूसरे कैपेसिटर के साथ, इसका पोटेंशियल तो शुरू में V है और इसका 0 है। तो जिस पे चार्ज है उस कैपेसिटर से चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे जाना शुरू कर देता है, और चार्ज कैपेसिटर का तो पोटेंशियल घटना शुरू हो जाता है, और जो अनचार्ज है जिस पे चार्ज नहीं है उसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसा तो कब तक चलता रहता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इन दोनों का पोटेंशियल थोड़ी देर के बाद बराबर हो जाएगा। मतलब इसका V था, इसका 0 था, लेकिन अब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल, मान लो इसका भी पोटेंशियल V0 हो गया और इसका भी पोटेंशियल V0 हो गया। वैसे तो हमें यहां डायरेक्ट पता है कि दोनों का पोटेंशियल आधा आधा हो जाएगा, V/2। लेकिन ऐसा क्यों कि आधा आधा होगा? क्योंकि दोनों सेम कैपेसिटर है, एक जैसे ही तो है, तो पोटेंशियल आधा आधा बढ़ जाएगा। लेकिन भाई बात यह है कि हम V0 कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा के V0 को निकाल सकते हैं। आपको दिखा सकते हैं कि आधा आधा देखो कैसे हुआ। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। C1 पहला कैपेसिटर C, V1 उसका पोटेंशियल, तो उसका पोटेंशियल पहले कितना था? देखो पहले इसका पोटेंशियल V था, तो पहले वाला पोटेंशियल V प्लस C2, वो भी C है, और दूसरे का पोटेंशियल 0, वो तो अनचार्ज था ना पहले, और बटे C1 प्लस C2, तो C प्लस C। तो ये आ गया CV बटे 2C, C से C कट गया, ये आ गया V/2। देखो यही मैं बताना चाह रहा था। आप इस बात को डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो कि अगर दो एक जैसे कैपेसिटर हैं तो उनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो हमेशा आधा आधा हो जाएगा। अगर एक चार्ज कैपेसिटर है और दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर, जैसे ये चार्ज था, इस पे V पोटेंशियल था, इस पे 0 था, तो आधा आधा पोटेंशियल बढ़ गया V। अब देखो इन पे नया पोटेंशियल, दोनों के पास कितना कितना V/2 है इसके पास, और इसके पास अब 0 नहीं है, अब इसके पास भी V/2 है। V0 की वैल्यू V/2 आ गई। अब एक बात बताओ, इन दोनों पे मिला के कितनी एनर्जी होगी? उसको कहा इन्होंने E2। तो भाई मिला के इन पे जो एनर्जी होगी E2 वो होगी हाफ CV²। पहले वाले पे C कैपेसिटेंस और V कितना है इसका? V/2 का स्क्वायर। फिर दूसरे पे मिला लो, दूसरे वाले की भी एनर्जी मिला लो, तो उस पे भी हाफ C, इसका कैपेसिटेंस C, और V कितनी है? V/2 का स्क्वायर। ऐड कर लो दोनों को, हाफ हाफ हट जाएगा, CV²/4 आ गया। चेक कर लो, E2 आ गया CV²/4, और E1 कितना था? देखो ऊपर यहाँ हाफ CV²। चलो दोनों का रेशो पूछा है, E2 बटे E1। E2 की वैल्यू CV²/4 और E1 की वैल्यू CV²/2। CV² कट गए, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये आ गया 2/4
कट के 1/2। तो ये आ गया आंसर 1:2। आंसर चेक करो 1:2 किसका है, ये रहा सेकेंड ऑप्शन। तो आसान सवाल था, ठीक है। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टॉपिक का सवाल था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, याद रखना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में देखो इसने क्या बोला है, करते हैं जरा इसको भी। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डी। एक कैपेसिटर है, उसकी 2 प्लेट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस डी है। चलो ठीक है जी। और इसका कैपेसिटेंस C1 है। ओके, जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर भरी हुई है तो इसका कैपेसिटेंस C है। अच्छा C है तो जरा ध्यान करो, अगर एक प्लेट का एरिया A होगा तो दूसरी का भी A होगा, तो C1 को निकाला जा सकता है। अब आपको पता है अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पूछे तो वो होता है ε0 A/d। डी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप, ठीक है। अब हम अगर इसके बीच में कोई मेटल की शीट डाल दें, पहले मेटल छोड़ो, पहले याद करो कि अगर हम इसके बीच में कोई कोई स्लैब डाल दे बीच में जिसकी विड्थ T होती थी, तो इसका नया कैपेसिटेंस कितना होगा, उसे मान लेते हैं C2। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था ε0 A/d - T + T/K, ये होता था। K क्या था, इस कैपेसिटेंस इसका जो ये बीच में आपने मीडियम डाला है, ये स्लैब डाला है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था K। तो ये आता था फॉर्मूले। अब अगर ये स्लैब मेटल का है, मेटल, तो मेटल का K हो जा है इन्फिनिटी। रख दो यहां, मेटल से बना है, इसने कहा है, देखो यहां पे इसने बोला है इफ द मेटल शीट ऑफ थिकनेस 2d/3, इसकी थिकनेस भी दे रखी है 2d/3 एंड सेम एरिया सेम है, तो ठीक है, K की जगह ε0 A/d - T + T/K की जगह इन्फिनिटी रख दिया, और T/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ भी बटे इन्फिनिटी हो 0 हो जाता है, तो ये आ गया ε0 A/d - T, ये C2 आ गया। चलो T की वैल्यू भी रख दो, ε0 A/d - T। T है इस स्लैब की चौड़ाई, इस स्लैब की मतलब विड्थ, और वो कितनी दे रखी है 2d/3। देखो स्लैब जो है, तो ये T की वैल्यू दे रखी बच्चा, T की वैल्यू है, रख दो यहाँ 2d/3। अब ये देखो कितना बचेगा, ε0 A/d - 2d/3 d/3, ये ऊपर जाएगा तो 3ε0 A/d, दैट इज C2। ये C2 है और ऊपर था C1, ये रहा C1। अब क्या करें, हम इसको रेशो निकालना है C2/C1। C2 हो गया 3ε0 A/d, और C1 हो गया ऊपर उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, ε0 A/d है, उल्टा हो जाएगा तो D/ε0 A। ε0 A से ये कट गया, D से D कट गया, आंसर आ गया 3:1। तो ऑप्शन C इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आसान सवाल था, चलो आगे बढ़े। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोला है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर। इस फिगर के अंदर 4 कैपेसिटर लगे हैं, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। मतलब जरूरत से ज्यादा आसान सवाल। चलो देखो कैसे। मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, A और B के बीच में इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये सेम पोटेंशियल मेथड का क्वेश्चन है बच्चों। देखो कैसे करते हैं इसको। ये A है, इस पॉइंट का नाम, यहां से यहां तक कुछ कनेक्ट नहीं है, यहां से यहां तक कुछ कनेक्ट नहीं है, इसका नाम भी A होगा। इधर भी कुछ कनेक्ट नहीं है, देखो बीच में, यहां भी A होगा। ऐसे इधर B है, ये B होगा, फिर ये B होगा, फिर इधर ये B होगा, यहां से यहां तक कुछ कनेक्ट नहीं, ये भी B होगा, यहां से यहां तक कुछ कनेक्ट नहीं, ये भी B होगा। ऐसे इधर यहां B होगा, इस B के बाद ये B, कुछ कनेक्ट नहीं है बीच में, यहां से यहां तक कुछ कनेक्ट नहीं, ये भी B। ठीक है, अगर बीच में कुछ कनेक्ट हो जाए, जैसे यहां कैपेसिटर आ जाए ऐसे, तो फिर ये B होगा, इधर वाला B होगा,
पर इधर वाला बी नहीं हो सकता, फिर समझे ना, हटा देता हूं इसको। तो नेमिंग कर ली सबसे पहले। अब इस सर्किट को दोबारा बनाएंगे, ए इधर बनाएंगे बी। अब देखो ये वाला कैपेसिटर इधर वाला जिस पे मैं निशान कर रहा हूं, ये ए और बी के बीच में कनेक्ट है, सी लगा दो एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में कनेक्ट। फिर ये वाला, ये किस किस के बीच में, ए और बी के, देखो ए और बी के बीच में एक और लगा दो। फिर देखो ये वाला, ये बी और बी के बीच में। जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्ट हो जाएं तो वो कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाता, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। ऐसे ये वाला कैपेसिटर है, देखो इसकी भी दोनों प्लेट बी पे है, इधर भी वाली प्लेट भी बी पे है, इधर वाली प्लेट भी बी पे है, तो इसमें भी चार्ज नहीं जाएगा। बस ए और बी के बीच में यही दो कैपेसिटर बचे, देखो जो हमने बनाए हैं। अब ये सी और दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो कितना आ जाएगा, सी प्लस सी, आंसर 2C। ऑप्शन इज 3 करेक्ट। हलवा सवाल, आगे बढ़ो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बच्चा सवाल ही दिखाई दे रहा है, देखते हैं इसमें क्या कहा इसने। इस 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इस चार्ज बाई 200 वोल्ट। ठीक है जी, 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है और 200 वोल्ट पे इसको चार्ज किया गया। फिर सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया, इसने कहा सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर कनेक्ट किया एक अनचार्ज कैपेसिटर से, इसको फिर एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसमें से आपको पता है ये अनचार्ज है, इसका पोटेंशियल 0 होगा और इसका 200 वोल्ट है, तो इस पे से कुछ चार्ज दूसरे वाले पे जाएगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। इस एनर्जी का जो लॉस होता है उसके लिए फॉर्मूला है हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हाफ C1 पहला कैपेसिटर सर 600 माइक्रोफैरड, सॉरी 600 पिकोफैरड, तो 600 पिकोफैरड है, तो 600 पिकोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर C2 निकालो, C2 भी इतना ही है, 600 पिकोफैरड 10 की पावर माइनस 12, और बटे में C1 प्लस C2 दोनों को ऐड कर दो, 600 प्लस 600 हो गया 1200, दोनों को ऐड करके, और इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू V1 माइनस V2। V1 है ये पहले कैपेसिटर का चार्ज और V2 है 0, तो ये हो गया 200 माइनस 0 का स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया बच्चा सवाल। अब देखो 10 की पावर माइनस 12 से एक पावर कट गई, 1/2, 600 6 और 2 0 से देखो ये 2 0 साफ हो गई, 6 से इस 12 को काट लो 2, ठीक है, नीचे 2 इंटू 2, एक काम करो नीचे जो ये 2 इंटू 2 है ये 4 बन गया, ऊपर बचा 600 और इंटू 10 की पावर माइनस 12 और बटे में 2 इंटू 2 हो गया 4, इंटू में 200 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 200 इंटू में 200। अब देखो एक काम करो, देखो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 जीरो हैं, तो ये ऊपर माइनस की 12 है, तो इसमें से 6 कम हो जाएगा, मतलब -12 से ये -6 बच जाएगा, तो ऊपर बचा 6, ये 6, ये 2 बचा, ये 2 बचा, नीचे 4 और इंटू 10 की पावर -6 बचा। अब 4 से ये 2 इंटू 2 काट दो, तो ये आ गया 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो आप इसको 6 माइक्रो जूल भी कह सकते हैं, 6 माइक्रो जूल। आंसर देखो 6 दे रखा, माइक्रो जूल तो ये है ही, 6 दे रखा है आपको, तो यहाँ पे आ गया 6 माइक्रो जूल। बच्चों आसान सवाल था ये भी, इस वीडियो में आसान है, इससे पहले वाली में थोड़े से फिर भी अच्छे सवाल थे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है 10th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। इन दिस फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर G
इज 2 ओम। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसके अंदर, उसका रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है। द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज 4 वोल्ट, 4 वोल्ट का सेल है। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस C1 एंड C2, C1 और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर उसका रेशियो बताना है। देखो ये भी सवाल आपका कुछ ऐसा है, देखो C1 और C2 वाली ब्रांच में तो करंट आपको पता है ना, कैपेसिटर में करंट जाता ही नहीं है, थोड़ी देर तक जाता है, जब वो चार्ज हो जाता है फिर जाना बंद हो जाता है। तो ना तो देखो इस ब्रांच में करंट जाएगा ये AC वाली में, और ना ये BD वाली भी ब्रांच में करंट जाएगा। तो करंट जाएगा कहाँ से? करंट यहाँ से चला, इधर पहुंचा, यहाँ से एक ही रास्ता है इसके पास जाने के लिए, इधर ऐसे, और फिर गैल्वेनोमीटर में से होके जाएगा, इधर तो जा ही नहीं सकता BD, तो यहाँ से फिर इधर गया और फिर ऐसे होते हुए वापस आ गया। अब इस करंट को अगर निकालें कितना होगा, तो I बराबर होगा भाई साहब कितना, तो वो निकालने के लिए EMF और बटे में नेट रेजिस्टेंस R। तो EMF कितना, बैटरी कितनी वोल्ट की, 4, और रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे कितने आए, एक तो 6 आया बीच में, फिर G आया, G पे 2 है, तो 6 + 2 हो गया 8, तो 6 + 2 फिर आया 8, तो ये बैठ गया आपका कितना, 4 और बटे में 16, इससे इसको काटो तो 1/4 एम्पियर का करंट है इसके वायर में, मतलब इसके लूप में। ठीक है, अब इससे आगे करंट पता चल गया, तो इससे कुछ फायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखो अब यहां से आप पता लगा सकते हैं A के और C के बीच में पोटेंशियल। कैसे? किरचॉफ लॉ से लगा लो। यहां से ऐसे घूम के आएंगे, ऐसे पहले A से B पे जाएंगे, B से C पाएंगे, C से बस A से B, B से C आएंगे बस। तो पहले A का पोटेंशियल लिखो VA, A से चल रहा हूं मैं यहां से, और जहां पहुंचना है C का पोटेंशियल माइनस का VC, तो A का पोटेंशियल माइनस C का पोटेंशियल, फिर लगा दो इक्वल। अब इधर गए हम, करंट भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो 6, और ये करंट है मान लो I, तो 6I। फिर यहां से इधर चले, गैल्वेनोमीटर में से निकले B से C की तरफ, तो फिर प्लस का G का वो कितना है 2, और इनटू में I, तो ये आ गया 8I। I की वैल्यू कितनी है बच्चा, 1/4, तो 8 × 1/4, ये कटा तो 2 वोल्ट आ गया। देखो C1 पे 2 वोल्ट आ गया, C1 पे। ऐसे C2 पे निकाल लेंगे, तो C2 पे निकालेंगे तो इस बार हम B से D पर जाएंगे, तो पहले B का पोटेंशियल फिर माइनस D का पोटेंशियल। तो देखो B से D पे जा रहा हूं ऐसे, B से पहले C जा रहा हूं और C से फिर D जा रहा हूं, तो पहले B से C गए तो करंट वही I है, तो I इनटू में इसका जो पोटेंशियल है वो, सॉरी इसका रेजिस्टेंस G का वो है 2 ओम, तो 2I। फिर इधर गए C से D, तो इसमें भी करंट वही I है, तो 8I, तो टोटल हो गया 10I। I की वैल्यू रखी बच्चों 10 × I की वैल्यू कितनी थी हमारी 1/4, इससे इसको काटा तो 2.5 वोल्ट आ गया। तो इस कैपेसिटर B और D के बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इनके बीच में पोटेंशियल आया 2.5 वोल्ट का। चलो दोनों का रेशो करना है, कर दिया भाई साहब। पोटेंशियल रेशो अक्रॉस C1 और C2, तो C1 और C2 का जो रेशो आया, C1 का तो है 2, देखो C1 की वोल्टेज तो 2, इनका रेशो करना ना वोल्टेज का, और दूसरे वाले का है 2.5, तो 2 और 2.5, पॉइंट हटाओ, 10 लगा दो ऊपर, 5 से काट लो, 4 5, आंसर आ गया 4/5, आंसर इज 2। तो आसान था, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ मुश्किल सवाल नहीं आए हमारे पास जो ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। शेयर सब्सक्राइब जो भी कुछ कहते हैं सब कुछ कर देना, ठीक है। ओके बच्चों।